मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान का अध्याय 6 जैव प्रक्रम का अध्ययन करेंगे। ये बायोलॉजी का पहला पाठ है। कक्षा 10 में जीव विज्ञान का पहला पाठ है। आइए अध्ययन करते हैं। अध्याय 6 में है जैव प्रक्रम कि वे सभी क्रियाएं जो जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, जिनका हम अध्ययन करेंगे वो कहलाता है जैव प्रक्रम। या देखिए, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। बच्चों, आप जानते हो कि कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमको कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। तो भोजन हम करते हैं तो कार्य कर पाते हैं, ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे ही और भी आवश्यक क्रियाएं हैं जो हर जीव में होती हैं। वो है पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। इन चारों प्रक्रम का हम सिस्टम का अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पोषण। तो भोजन ग्रहण करना ही पोषण नहीं है। पहले भोजन ग्रहण करना, उसका पाचन होना, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना और शरीर द्वारा उस ऊर्जा को कार्य के रूप में बदलना या शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। अब पोषण के आधार पर जीवों को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण जैसा नाम से स्पष्ट है बच्चों कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अजैव पदार्थ CO2, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसमें हमेशा हरे पौधे आते हैं बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव में जोड़ी में आपसे पूछा जाता है। स्वपोषी पोषण हमेशा हम चुनेंगे हरे पौधे। विषमपोषी पोषण, तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उनको हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। इसमें सभी जीव आ जाते हैं, मानव भी आ जाते हैं। अब आप सब जानते हो कि स्वपोषी पोषण किसमें पाया जाता है? पौधों में। यह क्रिया किस प्रकार होती है? उस क्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। ये कैसे कर सकते हैं हम समझेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। पौधे सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल उसके पास है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में वह संचित कर देता है ऊर्जा को और उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश बनता है C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्राणवायु और पानी। ये क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चों, प्रकाश की क्रिया, कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं पौधे, और ऑक्सीजन का निर्माण भी करते हैं। प्राणवायु है जो हम ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन क्रिया में, और हम कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, पौधे इसका उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, और पानी भी बनता है। अब क्या कच्ची सामग्री चाहिए तो हम बता चुकी हूँ पहले ही मैं आपको। सूर्य का प्रकाश चाहिए जो सूर्य से ले लेता है। क्लोरोफिल उसके पास है, पत्तियाँ होती हैं हरी, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट वो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण होता है। ये क्रिया है प्रकाश संश्लेषण, अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रिया क्या है, उसमें कच्चे पदार्थ कौन कौन से आवश्यक हैं, ये आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसको जरूर याद कर लेंगे। अब इस क्रिया के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं ये भी समझ लें हम। कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, पहली क्रिया। जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, हरा रंग क्लोरोफिल, वो प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन। प्रकाश की ऊर्जा को कायम बदल देता है रासायनिक ऊर्जा में, और जल के अणु H2O को वो H2 और O2 में अपघटित कर देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देता है। ये तीन कार्य होते हैं कौन सी क्रिया में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अब रंध्र, स्टोमेटा। अब बात ये आती है बच्चों कि पौधे
सांस कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं और इनको छोड़ते कैसे हैं। तो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। अब इनका कार्य क्या है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। रंध्र के प्रमुख कार्य लिखिए, 2 कार्य लिखिए। तो ये क्या कार्य करता है, ये प्रकाशन की क्रिया के लिए अधिकांश गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। और एक और क्रिया करते हैं पौधे, वाष्पोत्सर्जन, अतिरिक्त जल को पानी के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो जल वाष्प के रूप में रंध्र से बाहर निकल जाता है। तो 2 कार्य करते हैं, गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। रंध्र को हम समझेंगे। ये आपको बीच में दिख रहा है रंध्र छिद्र, तो ये है द्वार कोशिकाएं। ये रंध्र रात में बंद हो जाते हैं और दिन में खुले रहते हैं, इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। अब आती है बारी विषमपोषी पोषण। तो देखिए इसमें 3 प्रकार में बांटा गया है, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। ये होलोजोइक, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं और उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। अमीबा और मनुष्य में होलोजोइक प्रकार का पोषण पाया जाता है। दूसरा है मृतजीवी सेप्रोफाइटिक। मृतजीवी अपना भोजन सड़े गले मृत जीवों से, कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। फफूंदी जानते हैं आप, कवक जानते हैं, रोटी में देखा होगा फफूंद लगते हैं आपको, ब्रेड में फफूंद लग जाती है, बरसात के दिनों में चप्पल जूते में फफूंद लगती है बच्चों। और आपने बरसात के दिनों में देखा होगा एक छत्ते के समान आकृति भी आपको उगी हुई दिखाई देती है, वो कुकुरमुत्ता है, वो भी कवक का एक प्रकार है। तो मृतजीवी पोषण क्या होता है, ये सड़े गले मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब है परजीवी। तो परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर, ये 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक परजीवी और बाह्य परजीवी। तो परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर रहते हैं या बाहर रहकर उससे अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। अमर बेल जानते हैं आप, एक बेल होती है जो पेड़ों पर लिपटी होती पीले रंग की, इसमें ये चूसक बना देती है और उससे पाचक रस से अपना चूसती रहती है, अपना जीवन चलाती रहती है। फीताकृमि हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं बच्चों। तो कुछ जीव जो रहते हैं परजीवी वो शरीर के बाहर और कुछ होते हैं अंदर। हम देखेंगे अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा आप जानते हैं एक कोशीय जीव है, इसमें एक ही कोशिका सारे कार्य संपादित करती है। यह है उसका केंद्रक, यह है कोशिका झिल्ली और ये कोशिका द्रव्य। तो जैसे ही कोई खाद्य कण अमीबा के सामने दिखता है तो वो उसको एक घेरा बना लेता है, कूटपाद पाए जाते हैं उसमें, स्यूडोपोडिया, उसको घेर लेता है। ये देखिए उसने घेर लिया भोजन को और खाद्य रिक्तिका बन गई, उसके अंदर भोजन चला गया। अब खाद्य रिक्तिका जटिल पदार्थ का विघटन किसमें कर देती है, सरल पदार्थ अंदर चला गया, शरीर के अंदर ले लिया उसको और उसका विघटन हो गया, उसका पाचन हो गया। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। अब जो अपच बच गया, पाचन क्रिया हो गई उसके अंदर जाके, खाद्य रिक्तिका बन गई, पाचन एंजाइम निकल गए, उसका पाचन हो गया। अब जो अपच पदार्थ था वो किनारे की ओर आकर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। देख रहे हैं आप एक कोशीय जीव अमीबा किस प्रकार भोजन ग्रहण करता है और फिर वह उसी कोशिका से वो भोजन का बहिर्क्षेपण भी कर देता है, बाहर भी निकाल देता है। अब बच्चों हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मनुष्य में पोषण पढ़ेंगे। ये 5 पदों में संपन्न होती है क्रिया। पहला है अंतर्ग्रहण, भोजन को ग्रहण करना। दूसरा है पाचन, भोजन का पाचन। तीसरा है अवशोषण, उसको अवशोषित करना। चौथा है स्वांगीकरण, उसको पूरे शरीर में उसकी ऊर्जा का स्वांगीकरण। और 5वां है बहिर्क्षेपण। हमको इस क्रिया को हम धीरे से बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम मुंह में भोजन लेते हैं, तो भोजन का अंतर्ग्रहण हो गया। अब सीधे उसके बाद दांत भोजन को चबाते हैं, बारीक करते हैं। जिह्वा भोजन को पलटाती है और उसको लार के साथ पूरी तरह से मिलाती है, आप जानते हैं इस बात को। और लार ग्रंथि से लार निकलती है, उसमें एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है और यहीं से
मुख से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो देखें, हम मुंह से भोजन ग्रहण किया, हमने दांत ने उसको बारीक किया, चबाया, जिह्वा ने उसको भोजन को पलटा और लार के साथ भली भांति मिलाया। लार ग्रंथियों से एक एंजाइम निकला जिसने वहीं पाचन की क्रिया स्टार्ट कर दी। हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे बच्चों। चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष 4 नंबर का आपको पूछा जाता है, आहार नाली चित्र बनाइए या मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। तो आपको यही चित्र बनाना सीखना है। हम समझेंगे पाचन क्रिया को। ये है मुख गुहा, ये है मुख गुहा। यहाँ भोजन को लिया गया, चबाया गया और जिह्वा ने उसको पलटा, लार ग्रंथियों से लार निकली, लसलसा हो गया भोजन। उसके बाद यहाँ आ गया वो ग्रसिका में। ग्रसिका में क्रमानुकुंचन गति होती है बच्चों, वो सिकुड़ती और फैलती है। तो अपने आप भोजन यहाँ से होता हुआ आमाशय में आ जाता है। यह है आमाशय, ये दिख रहा होगा आपको। ग्रसिका से भोजन कहाँ आ जाता है? आमाशय में। और आमाशय में बहुत देर तक भोजन होता है, रहता है। ये पाचन क्रिया, आधी पाचन क्रिया आमाशय में ही होती है। ये दिख रहा है आपको आमाशय। तो यहाँ से बहुत से एंजाइम निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं, आगे बताती हूँ मैं आपको। तो करीब 2 से ढाई घंटे भोजन आमाशय में रहता है, इसका पाचन भली भांति होता है। इसके बाद भोजन ये छोटी आंत में आ जाता है बच्चों। ये दिख रही है आपको सिकुड़ी बहुत सारी यहीं पर, वो छोटी आंत है। ये करीब 6 से 7 मीटर लंबी होती है। ध्यान से सुनेंगे, 6 से 7 मीटर लंबी मनुष्य की छोटी, एक वयस्क मनुष्य की छोटी आंत। छोटी आंत में और भी एंजाइम आके मिलते हैं, हार्मोन आके मिलते हैं, पाचन की क्रिया होती है। यहाँ भी भोजन करीब 1-1.5 घंटे रहता है। उसके पश्चात भोजन ये बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में जाने के बाद उसके जल का अवशोषण कर लिया जाता है और गुदा द्वार के द्वारा जो व्यर्थ पदार्थ हैं शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब बच्चों आप सोचेंगे कि मैंने क्या बताई आपको कि ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, लेकिन आपको और भी यहाँ पर कुछ रचनाएं दिख रही हैं। ये पित्ताशय गलत लिखा है, यह है यकृत या लीवर आप बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पर है नीचे पित्ताशय, जो हरे रंग का आपको दिख रहा है पित्ताशय, और ये है अग्नाशय। आमाशय के नीचे होता है अग्नाशय। तो इनका क्या कार्य है ये भी हमें समझना जरूरी है। कि हमने ये तो समझ लिया कि कौन कौन से अंग से भोजन होता हुआ नीचे पहुंचा, लेकिन हर अंग का कार्य क्या है, कौन से हार्मोन निकलते हैं, पाचन क्रिया किस तरह होती है, ये भी हमको आगे समझना आवश्यक है। तो हम देखते हैं आगे हार्मोन के कार्य। चित्र को और अच्छे से देख लें। यह है ग्रसिका, ये है आमाशय, ये है छोटी आंत, ये है बड़ी आंत, ये है लीवर, गलत लिखा है पित्ताशय इसमें, ये है लीवर। और जो है ये पित्ताशय का भंडारण होता है, पित्ताशय यहीं पर है, इसके नीचे रहता है और यहीं पर पित्तरस का भंडारण होता है। आमाशय के नीचे ये जो रचना दिख रही है वो है अग्नाशय, जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया बच्चों। आमाशय के नीचे क्या होती है? अग्नाशय। तो ये ग्रसिका, ये है आमाशय, ये है लीवर, ये है पित्ताशय और ये है अग्नाशय, ये है छोटी आंत और ये है बड़ी आंत। हम अब देखेंगे कि पाचन क्रिया कैसे होती है और किन किन हार्मोन या एंजाइम की उपस्थिति में होती है, ये समझना बहुत आवश्यक है। तो आमाशय में देखेंगे हम कि पाचन क्रिया कैसे होती है बच्चों। तो जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं आमाशय में, तो उसमें से पेप्सिन एंजाइम निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और निकलता है श्लेष्मा। तीनों के कार्य समझेंगे हम। तो ये पाचक एंजाइम प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है। पेप्सिन पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl क्यों निकलता है? ये अम्लीय माध्यम तैयार करता है बच्चों। अम्ल है तो हम पढ़ चुके हैं अध्याय 2 में अम्ल क्षार लवण में कि अम्ल है तो कैसा माध्यम बनाएगा? अम्लीय माध्यम बनाएगा, क्योंकि जो पेप्सिन है वो अम्लीय माध्यम में ही कार्य करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहला तो यह है कि माध्यम को अम्लीय बनाता है बच्चों, और जो भी कीटाणु यदि चले गए हैं भोजन के साथ तो उनको वो नष्ट कर देता है। तीसरा है श्लेष्मा, कि इतना
अम्ल निकल रहा है, यदि तो आमाशय को जला के राख कर देगा। तो इसकी रक्षा करने के लिए आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है कौन? श्लेष्मा, एक द्रव निकलता है जो आमाशय की रक्षा करता रहता है, किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो इतनी पाचन क्रिया बच्चों आमाशय में होती है। अब छोटी आंत में कौन कौन सी पाचन क्रिया होती है समझेंगे बच्चों। आंत रस जो निकलता है छोटी आंत से, वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को बदल देता है। देखिए, इसको बदल देता है ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को बदल देता है अमीनो अम्ल में, वसी अम्ल में, ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को बदल देता है अमीनो अम्ल में। ये रक्त में इसी माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। अब यकृत तथा अग्नाशय से स्रावण प्राप्त करती छोटी आंत, बताई थी मैंने आपको, यकृत, लीवर और अग्नाशय, जो आमाशय के नीचे एक रचना दिखी थी आपको, वो है अग्नाशय। तो यकृत से क्या निकलता है बच्चों? पित्तरस, पित्त लवण होते हैं। ये जो वसा होते हैं, जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं वसा की, जो पित्त रस रहता है, वो उसको इमल्सीकरण कर देता है, छोटी गोलिकाओं में बदल देता है और इसका पाचन हो जाता है। अब अग्नाशय, जानते हैं आप अग्नाशय, तो अग्नाशयी रस निकलते हैं इससे, एमिलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। तो प्रोटीन ट्रिप्सिन को बदल देता है पेप्टोन्स में, और वसा को बदल देता है वसा अम्ल में, और स्टार्च को बदल देता है ग्लूकोज में। तो इस प्रकार बच्चों ये पाचन क्रिया आमाशय और छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में बड़े बड़े बिलाई पाए जाते हैं, उंगली समान एक रचना पाई जाती है, उनको दीर्घ रोम कहते हैं। ये क्यों पाई जाती हैं? ये अवशोषण का क्षेत्र बढ़ा देती हैं। जो भोजन पच गया है पूरी तरीके से छोटी आंत में, उसको अवशोषित करती हैं। छोटी आंत में जो बिलाई पाए जाते हैं, दीर्घरोम पाए जाते हैं, अब पचे हुए भोजन का अवशोषण करके रक्त में मिला देती हैं। जो दीर्घरोम है वो अवशोषण सतह को बढ़ा देते हैं। इसके पश्चात बच्चों बड़ी आंत में भोजन चला जाता है, और जो उसमें जो पानी की मात्रा होती है उसको बड़ी आंत अवशोषित करती जल का, और वर्ज्य पदार्थ शरीर से बाहर गुदा द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो बच्चों छोटी आंत का कार्य है भोजन का अवशोषण, और बड़ी आंत का कार्य है जल का अवशोषण। ये भी आपको जोड़ी में या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। बच्चों मेरी कोशिश थी पोषण को समझाने की, आपको समझ में आया होगा। ये पहला भाग है जैव प्रक्रम का, भाग 1 का वीडियो बनाया मैंने। अगले और श्वसन का, वहन का और उत्सर्जन का वीडियो बना के आपको भेजूंगी। आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और इन सब चीज़ों को नोट करें और प्रश्नों के उत्तर हल करने की कोशिश करें। यदि कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे पूछें। थैंक यू।